नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम इस बड़े सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या अब कैश रखने की लिमिट को भी तय किया जा सकता है कि आप कितना कैश अपने साथ या अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन इस सवाल के विश्लेषण से पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी कि अगर किसी के पास अब पुराने 500 और 1000 के नोटों का 5000 रुपए से ज्यादा का कैश रखा है तो वो 30 दिसंबर तक बैंक में जाकर सिर्फ एक बार में ही इस रकम को जमा कर सकता है। यानी 5000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोटों का कैश जमा करने के लिए बार बार बैंक नहीं जा सकते आप। इस जानकारी के बाद विश्लेषण उन अटकलों की जो कैश की लिमिट को तय करने पर लगाई जा रही हैं। आज हमने इसके बारे में सीधे सरकार से पूछा कि क्या घरों में कैश रखने की भी किसी लिमिट पर बात हो रही है। भारत में कोई भी कितना भी कैश रख सकता है, कोई कानूनी सीमा नहीं है। करोड़ों के कैश के साथ पकड़े गए तो वो सोर्स बताना पड़ेगा जहां से ये कैश आया है। लेकिन नोटबंदी के बीच अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कैश रखने की लिमिट भी तय होने जा रही है, क्योंकि कैश लिमिट को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हमने सीधे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से इसके बारे में पूछा। एक लिमिट भी तय की जा रही है क्या उसकी? ऐसा कुछ नहीं है, तो सोशल मीडिया में भी चल रहा है। ऐसा कोई लिमिट कौन तय कर सकता है जी किसके पास कितना पैसा रखना है? नहीं, हाँ, प्रस्ताव जरूर आ रहे हैं अलग अलग। अब जैसे नोट पकड़े जा रहे हैं तो सोशल मीडिया से वैसे प्रस्ताव आ रहे हैं। प्रस्ताव ये है कि घरों में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर देश बढ़ चुका है। आपके पास जो भी नगद है, पहले दिमाग में था नगद होगा तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो एक इंडिया जो है अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे पहुंच गया है। वित्त राज्य मंत्री ने कैश लिमिट पर किसी फैसले से अभी तो इनकार किया, लेकिन सुझावों पर मंथन करने से इनकार नहीं किया है। वैसे कैश रखने की लिमिट का आइडिया नया नहीं है। इसके बारे में काले धन पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी कई सुझाव दिए हैं। काले धन पर जस्टिस एमबी शाह की एसआईटी ने इसी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपनी 5वीं रिपोर्ट दी थी। एसआईटी ने अपनी 5वीं रिपोर्ट में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 6 सिफारिशें दी थी। इसमें एसआईटी ने कैश में लेन देन की सीमा 3 लाख रुपए करने की सिफारिश की थी और ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए से ज्यादा का कैश रखने की इजाजत न दी जाए। क्या वित्त मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि एक लिमिट तय की जाए कि घर में इतना ही कैश हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते? कंसल्टेशन होना अलग विषय है। घर में कौन कितनी रखेगा, इट इज ए राइट, लेकिन घर में रखी हुई है वो चलन में लाए। हम ये कह रहे हैं अब जैसे बोरो में बंद करेगा तो वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ब्लैक मनी पे तो अभी चोट डिमोनेटाइजेशन के बाद हुई है ना। हम चाह रहे हैं घरों में जिसके पास भी नकदी है वो चलन में लाएं, वो घरों में नहीं रखें। ये विश्वास, ये एक कंसल्टेशन का पार्ट है। कैश ट्रांजैक्शन और कैश होल्डिंग लिमिट ये जरूर सिस्टम के लिए मंथन का विषय होगा, क्योंकि ब्लैक मनी के खिलाफ अभियान का ये अहम हिस्सा भी है, जिसे लेकर काले धन पर बनी जस्टिस एमबी शाह की एसआईटी ने कड़े प्रतिबंध वाले विचार रखे थे। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकाले जाने पर निगरानी रखनी चाहिए और इसके बारे में तुरंत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और आयकर विभाग को सूचित किया जाना चाहिए। और कैश ट्रांजैक्शन लिमिट तय करना भी तभी कामयाब होगा जब कैश रखने की लिमिट भी तय होगी। वो सुझाव एक ही था कि नॉर्मली ए पर्सन शुड नॉट होल्ड ए कैश फॉर मोर देन 10 to 15 lakhs rupees, but that suggestion is still under consideration. I would say it is not finalized. I do not know whether it is finalized or not. नोटबंदी के बाद नकदी की कमी और कैशलेस की ओर सरकार का कदम, मोदी सरकार घरों में रुपए की जमाखोरी पर लगाम लगाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय की माने तो घरों में रुपए रखने की सीमा भी तय हो सकती है। यह उन लोगों के लिए सरकार की ओर से चेतावनी और सलाह है कि वो जमाखोरी की बजाय कैशलेस की ओर बढ़ें। यानी सिस्टम की सोच ये है कि ज्यादा कैश रखने की आदत से देश को अब पीछा छुड़ाना चाहिए, क्योंकि ये आदत ब्लैक मनी को बढ़ावा देती है। हालांकि नोटबंदी के बीच में जब देश के ज्यादातर लोग कुछ हजार रुपए के कैश के लिए परेशान हैं और लाइन में लगे हैं, तो फिर कैश रखने की लिमिट पर चर्चा ही बेमानी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। काले धन पर जो एसआईटी बनी थी उसने कहा था कि कई देशों ने कैशलेस
कैश लेन देन की लिमिट लगाई जिसमें उनको काफी कामयाबी भी मिली। हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में कहां-कहां कैश लेन देन की कितनी लिमिट तय है। सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस है, जहां आतंकवादी हमलों और आतंक की फंडिंग को रोकने के लिए कैश में लेन देन की लिमिट को इसी साल और कम कर दिया गया। फ्रांस में 1000 यूरो यानी करीब 70,000 रुपए से ज्यादा का कैश लेन देन नहीं किया जा सकता। इटली में भी ये लिमिट 1000 यूरो थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3000 यूरो यानी करीब 2 लाख रुपए किया गया। स्पेन में 2500 यूरो यानी करीब 1,77,000 रुपए से ज्यादा का कैश लेन देन प्रतिबंधित है। पोर्चुगल में किसी सर्विस या सामान के लिए 1000 यूरो यानी 70,000 रुपए से ज्यादा का कैश नहीं दिया जा सकता। ब्रिटेन में कैश लेन देन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कैश का लेन देन बड़े मूल्य वाले नोटों में नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में $10,000 यानी करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर निगरानी रखने का सिस्टम है। यूरोप के देशों में कैश लेन देन पर सख्त निगरानी का सिस्टम भी है और भारी भरकम फाइन का प्रावधान भी है। फ्रांस में बैंक अकाउंट से एक महीने में 10,000 यूरो यानी 7 लाख रुपए निकलने पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एजेंसी के पास ऑटोमेटिक रिपोर्ट चली जाती है। स्पेन में 2500 यूरो यानी 1,77,000 रुपए से ज्यादा का कैश लेन देन करने पर लेन देन की रकम का 25% फाइन लग जाता है। बेल्जियम में 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाने का कानूनी प्रावधान है। ब्रिटेन में 15,000 पाउंड और अमेरिका में $10,000 से ज्यादा का कैश लेन देन आंतरिक रेवेन्यू सिस्टम की निगरानी में आ जाता है। जहां तक कैश रखने की लिमिट की बात है, तो काले धन पर एसआईटी ने इसके लिए भारत में 10 से 15 लाख रुपए की लिमिट तय करने की जरूरत बताई थी। हम आपको दूसरे देशों का हाल भी बताएं, लेकिन साथ ही यह भी बताएं कि कैश की लिमिट तय करने की इस चर्चा के बीच सवाल यह भी है कि इस देश का सिस्टम लोगों को तो ईमानदार बनने की उम्मीद करता है, लेकिन खुद नेता और राजनीतिक दल राजनीतिक फंडिंग और बेनामी चंदे पर अपने लिए पारदर्शी सिस्टम के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम के चंदे का कोई स्रोत नहीं बताना पड़ता है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि इसे 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए कर देना चाहिए। पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2014-15 में बहुजन समाज पार्टी को 93 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें 100% यानी पूरी की पूरी रकम 20,000 रुपए से कम के चंदे से मिली। सीपीएम को 59 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिसमें 94% रकम 20,000 रुपए से कम के चंदे के तौर पर मिली थी। बीजेपी को 872 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिसमें 50% रकम 20,000 रुपए से कम के चंदे के तौर पर मिली थी। कांग्रेस को 207 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिसमें 32% रकम 20,000 रुपए से कम के चंदे के तौर पर मिली थी। चुनाव आयोग ने सरकार को लिखा है कि राजनीतिक दलों के बेनामी चंदे पर पारदर्शिता के लिए कानून बदलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव आयोग की बातों का समर्थन किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल इसको लेकर वाकई गंभीर हैं और इस पर आगे बढ़ने के लिए राजी होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के नागरिकों से तो ये उम्मीद की जाए कि वो कैश का इस्तेमाल कम करें, देश कैशलेस सोसाइटी बने, लेकिन इसी कैशलेस सोसाइटी में देश के नेता और उनकी पार्टियां कैशलेस बनने को तैयार ना हो, क्योंकि 20,000 रुपए के कम के नकद चंदे पर राजनीतिक दलों से कोई भी कुछ इस देश में पूछ नहीं सकता। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर कानून बदलने की सिफारिश की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों के लिए बेनामी नकद चंदा 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए करना चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स में छूट उन्हीं दलों को मिलना चाहिए जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कोई सीट जीते। खुद चुनाव आयोग का मानना है कि भारत में 1900 राजनीतिक दलों में 400 पार्टियां कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। जाहिर है, इन राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के खेल और टैक्स में छूट पाने में इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग की इस बड़ी बात का वजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ाया है। हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। देश की जनता के सामने ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे
जो उंगलियां उठ रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते, ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी। इधर उधर की बातें करने लगते हैं। चुनाव आयोग के सिफारिश की हम प्रतीक्षा करेंगे। इसके बारे में ऑल पार्टी मीटिंग में कंसेंसस की कोशिश करेंगे। अभी मैंने अभी मीडिया में मैंने पढ़ा है, मैं देश का कानून मंत्री भी हूँ। उनके औपचारिक पद की हमें प्रतीक्षा में देखूंगा, इसके बाद चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। वो जो मान्यता प्राप्त दल है उनसे तो उनको कोई शिकायत हो नहीं सकती, क्योंकि हम समय समय पर जब भी ऐसी बात आती है हम अपना भेजते हैं। अब जो दल चुनाव लड़ते नहीं है वो जाने। हम हमेशा जानते थे कि भाजपा लक्ष्मी की बदौलत ही चुनाव लड़ती है। हमने बिहार में देखा है, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं किस प्रकार लक्ष्मी को जगह जगह से जुटाया जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करेगा? राजनीतिक दलों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने पर बहस पुरानी है, लेकिन नए सवाल तब उठे जब सरकार की तरफ से कहा गया कि आयकर कानून के तहत राजनीतिक दल अपने अकाउंट में 500 और 1000 के पुराने नोट इस शर्त के साथ जमा करवा सकते हैं कि उन्हें 20,000 से कम का व्यक्तिगत चंदा दिया गया हो और चंदा देने की पहचान दस्तावेजों के साथ प्रमाणित हो। सवाल यह है कि राजनीतिक दलों को आखिर बेनामी चंदों पर छूट क्यों मिलती रहनी चाहिए? क्यों राजनीतिक दल अपना हर चंदा चेक से, कार्ड से या डिजिटल पेमेंट द्वारा नहीं ले सकते? आयकर कानून 1961 की धारा 13A के मुताबिक राजनीतिक दलों को आय पर टैक्स की छूट है। क्या वर्षों पुराने इस नियम को खत्म करके राजनीतिक दलों को वीआईपी स्टेटस खत्म नहीं करना चाहिए? क्यों हमारा सिस्टम राजनीतिक दलों को देश के नागरिकों से बड़ा और वीआईपी समझता है? मेरा मानना है कि रिकमेंडेशन बहुत अच्छी हैं, लेकिन गवर्नमेंट है इसको पॉजिटिवली कंसीडर करेगी। को मिलने वाले बेनामी चंदे पर सवाल उठते ही राजनीतिक दल खामोश हो जाते हैं और ज्यादातर पार्टियां चुनाव आयोग की सिफारिशों पर साफ राय रखने से बचती हैं। जब देश के नागरिकों से ईमानदार होने की उम्मीद की जाएगी और खुद सिस्टम राजनीतिक दलों में चंदे के खेल को बचाने वाले नियम कानून को बनाए रखने की बातें करता रहेगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। 30 साल पहले जिसने चाय की दुकान भी किसी तरह जैसे तैसे करके खोली हो, वो 30 साल में कितना पैसा कमा सकता है? सोचिए और अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाइए। आप जो भी रकम सोचेंगे उस रकम से लाख गुना ज्यादा दौलत सूरत के किशोर भजियावाला के पास से मिली है। आयकर विभाग के अधिकारी लगातार भजियावाला की दौलत खंगाल रहे हैं। शुरुआती जांच में भजियावाला की दौलत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 2000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। और इस दौलत में सूरत के वीआईपी इलाके में निर्माणाधीन 5 मंजिला बंगला भी है। कल का चाय वाला आज का काला कुबेर कैसे बन गया, ये बात खुद आयकर विभाग को हैरान कर रही है। तेवर देखिए, चेहरे पर ना कोई शिकन ना कोई चिंता। कैमरों की लाइट्स में सिगरेट जलाकर धुआं उड़ाता किशोर भजियावाला मीडिया के सवालों को अनसुना करता हुआ निकल गया। નવીકરણ થી 90 લાખ રૂપિયા કેવી રીતે તમારી પાસે આવ્યા છે કિશોરભાઈ? 90 લાખ રૂપિયાની કરન્સી તમારી પાસે કેવી રીતે આવી હતી અત્યાર સુધીમાં? 90 લાખ રૂપિયાની કરન્સી કેવી રીતે આવી હતી કિશોરભાઈ? कौन मान सकता है कि 30 साल पहले सड़क के किनारे चाय और भजिया बेचने वाले के पास ब्लैक मनी का भंडार मिल जाएगा? कौन मान सकता है कि सूरत के वीआईपी इलाके वेसू में ये निर्माणाधीन कोठी किशोर भजियावाला की है, जिसने अपने करियर की शुरुआत 25 पैसे की चाय बेचकर की थी। देखकर ही दिमाग में तस्वीर उभरती है कि 5 मंजिला कोठी जब बनकर तैयार होगी तो कितनी आलीशान होगी। लेकिन किशोर भजियावाले का ये न्यारा बंगला बनकर तैयार होता उससे पहले ही उसके काले कारोबार पर आयकर विभाग की
नजर पड़ गई। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये वही किशोर भजियावाला का आलीशान बंगला है जो करीबन 2000 वार के अंदर बनाया जा रहा है। 5 मंजिला इस बंगले के अंदर करीबन 20 कमरे बनाए गए हैं। पूरे बंगले को साउंड प्रूफ सिस्टम लगाया गया है, स्विमिंग पूल बनाया गया है, करीबन कई दर्जनों तक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अंदर आप इस बंगले की भव्यता को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भजिया बेचने वाला शख्स किस तरह से काली कमाई के जरिए करोड़पति बना होगा। ये तो सिर्फ एक कोठी है जो किशोर भजियावाला की काली कमाई का सबूत है। आयकर विभाग की छापेमारी में उसकी अकूत दौलत के राज खुलते ही जा रहे हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक किशोर भजियावाला के पास से अब तक 150 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत 1500 से 1700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूरत के अलावा नवसारी, वलसाड, डंग, सापुतारा, मुंबई, पुणे, ठाणे में किशोर भजियावाला की प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। इसके अलावा आयकर विभाग की छापेमारी में 150 करोड़ रुपए का कैश भी जब्त किया गया है, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा रकम नई करेंसी में है। भजियावाला की काली दौलत से आयकर विभाग को 25 किलो सोना और 307 किलो चांदी मिली है। इसके अलावा 1 किलो डायमंड ज्वेलरी भी जब्त हुई है। किशोर भजियावाला के ठिकानों पर छापे मार रहे आयकर विभाग के अधिकारी इतनी काली दौलत देखकर खुद भी हैरान हैं। किशोर भजियावाला ने 30 साल पहले सूरत के उधना में चवन्नी की चाय और भजिया बेचने की रेहड़ी लगाई। इसी दौरान किशोर ने सब्जी वालों को सूद पर पैसे देना शुरू किया। सूदखोरी के धंधे में मुनाफे को देखते हुए किशोर ने जल्दी ही चाय बेचना छोड़कर फाइनेंस का धंधा शुरू कर दिया। किशोर भजियावाला से ब्याज पर कर्ज लेने वाले बताते हैं कि जो लोग पैसा नहीं लौटा पाते थे उनके साथ किशोर बहुत बुरा सुलूक करता था। उसने पैसे वसूलने के लिए बाउंसर भी रखे हुए थे और कर्ज ना चुका पाने पर वो लोगों की प्रॉपर्टी भी जबरदस्ती अपने नाम लिखवा लेता था। किशोर भजियावाला के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद उससे कर्ज लेने वाले कई लोगों ने राहत की सांस ली है। उनका 5 लाख रुपया था। इवन में उनके ब्याज के तरफ में उनका जो शोरूम है ये चौटा पुल में, वो उसका रिपेयरिंग भी मैंने ही किया था वो ब्याज में। और दूसरा मेरा जो 4 फ्लैट है विनायक जी कॉम्प्लेक्स जो मैंने खुद बनाया हुआ था, उसमें 4 फ्लैट उनको लिख के मैं दे दिया। 5 लाख के एवज में मैंने 20 लाख का फ्लैट उनको लिख के दे दिया था। उन्होंने बहुत सारा मेरे से ब्याज लिया है और बहुत मेरे को परेशान किया है मानसिक तौर से। जो शख्स 30 साल पहले चाय बेचता हो उसके ठिकानों से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत पकड़ी जा रही है। जाहिर है ये दौलत ईमानदारी की तो नहीं है। किशोर भजियावाला का काला कारोबार संभालने वाले बेटे जिग्नेश भजियावाला के राजनीतिक रसूख की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली के साथ किशोर भजियावाला का छोटा बेटा जिग्नेश भजियावाला। दूसरी तस्वीर में जिग्नेश पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ नजर आ रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और छोटे बड़े नेताओं के साथ जिग्नेश भजियावाला की तस्वीरें उसकी राजनीतिक पहुंच को साबित करती हैं। तस्वीरों के बाद अब ये वीडियो देखिए जिसमें जिग्नेश भजियावाला सूरत में एक बीजेपी नेता की पार्टी में लाखों रुपए के नोट उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। यानी बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। सूरत का किशोर भजियावाला चाय बनाते और भजिया तलते तलते अरबों की काली कमाई का कुबेर बन बैठा। विरोधाभास देखिए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है और अगर गलत रास्ते पर अपने आप को ले जाए तो काले धन का कुबेर भी, जैसे कि किशोर भजियावाला। गोपी घांगर के साथ संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक। कहा तो ये भी जा रहा है कि किशोर भजियावाला और उसके बेटे बाल कटवाने के लिए भी फ्लाइट से मुंबई जाया करते थे। 2-2 हजार रुपए के लिए घंटों तक बैंकों की लाइन में लगने वाले लोगों को किशोर भजियावाला की दौलत के आंकड़े सुनकर गुस्सा आ रहा होगा। उनका गुस्सा जायज है, लेकिन क्या करें, यही हमारे देश की कड़वी सच्चाई है कि किशोर भजियावाला जैसे काले कुबेरों की हमारे देश में कोई कमी नहीं। 40 दिन बाद नोटबंदी के क्या हाल है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए आज तक ने देश भर में नोट यात्रा शुरू की है, जिसकी शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश से की है, जहां कानपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। जिससे पहले कानपुर स्थित पूरे उत्तर प्रदेश के लिए रिजर्व बैंक ने 5000 करोड़ रुपए नकद बैंकों को भेजे थे ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो और प्रधानमंत्री के कानों में कोई शिकायत न पहुंचे। लेकिन क्या रिजर्व बैंक के इस कदम से यूपी के लोगों को कैश वाली किल्लत से राहत मिली?
ये जानने के लिए आज तक की टीम ने यूपी के अलग अलग शहरों का जायजा लिया कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी, कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी की रैली से पहले उत्तर प्रदेश के बैंक और एटीएम मशीनों को नए नोटों से लबालब कर देने की खबर आपने सुनी होगी, लेकिन क्या यूपी के लोगों को इसका फायदा हुआ? ये जानने के लिए आज तक ने यूपी में नोट यात्रा निकाली। शुरुआत हुई कानपुर से, जहां आज पीएम मोदी की रैली थी। इंडसइंड बैंक पे आप देख सकते हैं कि एटीएम जो है यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, लेकिन ये एटीएम काम कर रहा है। अभी 2000 रुपए का नोट सिर्फ यहाँ लेके निकल रहा है, इसलिए लेने वालों की कोई लाइन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो आप 500 या 100 रुपए का नोट खोज रहे हैं। बैंक के भीतर भी आप देख सकते हैं कि कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी चीजें लगभग स्मूथ हो चुकी हैं। कानपुर के यूको बैंक में और हैरान करने वाली बात यह है कि जो विड्रॉल का काउंटर है, जहाँ से पैसे मिलते हैं, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, कोई लाइन नहीं है यहाँ पर। और उससे भी ज्यादा चकित करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पैसे आराम से मिल रहे हैं। जिनके सेविंग अकाउंट है उनको 24,000 रुपए और जिनके करंट अकाउंट है उनको 50,000 रुपए हफ्ते के। साहब ये बताइए, पैसे निकाल रहे हैं, आपको क्या पैसे आराम से यहाँ मिल रहे हैं? बिल्कुल। कितने पैसे आप निकाल रहे हैं? अभी तो मैंने दिया हुआ है 48,000 रुपीज इनको आराम से मिल रहे हैं। बैंक में भी कहीं कोई भीड़ नहीं है और जो बगल में यूको बैंक का एटीएम है वो भी काम कर रहा है, यानी कम से कम यहाँ का ये जरूर लगता है कि स्थिति जरूर सुधर रही है। नरेंद्र मोदी की रैली ग्राउंड से कुछ ही दूर आंध्रा बैंक का ये ब्रांच भी है, एटीएम भी है। एटीएम ठप पड़ा है, जिसपे कोई पैसे नहीं निकल रहे हैं। ब्रांच में कुछ लोगों को पैसे जरूर मिल रहे हैं, लेकिन 24,000 रुपए की जो लिमिट है वो किसी को नहीं मिल रहा है। क्या ऐसी हालत है, पूछते हैं बैंक के मैनेजर केवी सिंह साहब से। मैनेजर साहब ये बताइए कि क्यों आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं? 24,000 पैसे एक्चुअली हम लोगों को कम मिल रहे हैं। 500 के नोट अभी तक हमारी ब्रांच में आए ही नहीं है, लेकिन एटीएम आपका ठप पड़ा है। किसी तरह के कोई रीजन ये है कि जब हमें उतने 2,000 और 500 के अच्छे नोट नहीं मिलेंगे तब तक हम एटीएम में डालने की पोजीशन, क्योंकि जो नोट हमें 100 रुपए के मिल रहे हैं मैक्सिमम वो ऐसे नोट हैं जो कि एटीएम में डालने की पोजीशन में नहीं है। कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में हमारी नोट यात्रा का अगला पड़ाव बना जौनपुर, जहां आज राहुल गांधी ने रैली की। नोटबंदी का 41वां दिन, क्या है जमीनी हकीकत, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं जौनपुर। आप देख सकते हैं कि एटीएम के आगे अब भी लंबी कतार है। कयास लगाया जा रहा था चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में सर पर हैं, शायद इस वजह से केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश पर मेहरबान होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। मोदी जी का दावा था कि 50 दिन में स्थिति में सुधार होगा। स्थिति में कुछ सुधार हुआ? स्थिति एकदम खराब है भाई, और सुधार नहीं, धीरे धीरे खराब हो रही है। बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है एटीएम पैसा निकालने के लिए। इलाहाबाद में आज भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुछ बैंक कंगाल रहे और बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी रही। कुछ जगह पर हंगामे के हालात भी बने, हालांकि कहीं कहीं हालात बेहतर भी हो रहे हैं। अरे दिक्कत क्या है, दिक्कत में पैसा ही नहीं है। बताइए 2-4 हजार रुपए में खर्चा तो नहीं चलता ना इतने दिन। पैसे नहीं और मेरे को वापस उधम सिंह नगर जाना है। एटीएम की लाइन में हूँ, यदि पैसे नहीं मिले तो रात को खाना भी नहीं खा पाऊंगा। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आम लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। लाइन लंबी है और कैश भी खत्म हो जा रहा है एटीएम में, तो इस वजह से बहुत देर लग रही है। मेरठ में जब हमने बैंकों और एटीएम का जायजा लिया तो लोगों ने बताया कि बैंकों से अभी भी पूरा पैसा नहीं मिल रहा। अभी भी कई बार पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाता। बेकाबू है, कोई कंट्रोल नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि पूरे करेंसी है, सब कुछ है, मगर यहाँ आने के बाद कल तक भी इन्होंने 4,000 रुपए दिए थे। तो बहुत बड़ी पोजीशन, बहुत बुरी पोजीशन है फिलहाल। आज ये मेरे राय में 7-8 दिन के बाद में एटीएम खुला है और अभी आप लोगों की हालत देख रहे हो। 3 से 400 का पेट्रोल फूका। मैंने इतने एटीएम देखे जब पिछले 3 दिन छुट्टी रही थी। पहले तो हजारों में एक एटीएम जो 1% में नहीं बैठता, मुझे वो भी खुला हुआ नहीं मिला। आगरा में भी बैंक और एटीएम का हाल बेहाल है। बैंकों के पास ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर पैसा पहुंच रहा है। कई एटीएम अभी भी सिर्फ शो पीस बने हुए हैं। ये नोटबंदी का 8 नवंबर से ऐलान हुआ है, जब से जनता परेशान है और आज भी सारे एटीएम खाली हैं। सुबह से लोग परेशान घूम रहे हैं। बैंकों में लाइनें लंबी लंबी लगी हुई है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। एटीएम में पैसे ही नहीं है, एटीएम खाली पड़ा हुआ है और हम 5-6 बार आए हैं, लगातार डेली आ रहे हैं, पर एटीएम में पैसे नहीं है।
यानी पूरे देश की तरह यूपी के लोगों की नोट यात्रा अभी भी उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजर रही है। लगता नहीं है कि नए साल की शुरुआत में हालात बेहतर हो पाएंगे। आज तक ब्यूरो। आरबीआई ने आज 5,000 रुपए एक मुश्त जमा करने का नया नियम लागू किया है, जिस पर वित्त मंत्री ने कहा कि बार बार बैंक जाने वालों को रोकने के लिए यह नियम जरूरी था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों को राहत देने की कोशिश लगातार जारी है। Between today, that is the 19th, and the 30th, which is the last day, anyone who has old currency notes is not allowed to trade in them. He can only go and deposit them with the bank. If they go and deposit with the bank any amount of currency, no questions are going to be asked to them. And therefore, the 5,000 rupee limit does not apply to them if they go and deposit it once. But if they are going to go every day and deposit some currency, the same person, that gives rise to a suspicion as to where he is acquiring this currency from. आज सरकार के रेवेन्यू विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत देश के जितने छोटे व्यवसायिक हैं, ट्रेडर्स हैं, वर्कशॉप ओनर्स हैं, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए सालाना से कम है, उनको एक रिलीफ पूरा अनाउंस किया गया है। पिछले वर्ष इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक आदेश दिया गया था कि जितने भी छोटे व्यापारी, ट्रेडर्स, वर्कशॉप ओनर हैं, जिनकी 2 करोड़ तक की टर्नओवर है, उनको अकाउंट बुक्स अगर मेंटेन नहीं करते तो उनका प्रॉफिट जो है, उनका मुनाफा जो है, वो 8% माना जाएगा और उसके ऊपर उनको टैक्स लगेगा कानून के तहत। आज उसमें एक और अमेंडमेंट किया गया है कि अगर वो अपना व्यवसाय डिजिटल मोड से चलाते हैं तो इस 2 करोड़ तक की टर्नओवर में उनका जितना व्यवसाय डिजिटल मोड में होगा, उसके ऊपर केवल 6% प्रिजम्पटिव इनकम माना जाएगा। यानी कि उनकी आमदनी अंदाज के आधार पर 6% मानी जाएगी, जो पहले 8% थी। और जो कारोबार वो डिजिटल मोड से नहीं करते, कैश में करते हैं, तो उसको 8% के हिसाब से उनकी आमदनी मानी जाएगी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।